जय हिंद दोस्तों। आज 26 मई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन आज आप सभी के लिए दे रहा हूँ, सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। देखिए, गेहूं चर्चा में चल रहा है। गेहूं के निर्यात को भारत ने प्रतिबंध लगाया है, तो उस पर भी मुझे आज डिस्कस करना, मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। लेकिन इसलिए मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा है। खाद्यान्न उत्पाद है चावल, भारत चावल का प्रमुख उत्पादक देश है, चीन है, अमेरिका है और अन्य देश भी हैं। तो सबसे अधिक निर्यात कौन करता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी वियतनाम। इन देशों में चावल का सबसे अधिक निर्यात कौन करता है? आखिरी सांस तक जेल में रहेगा यासीन मलिक। ये कल का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। यासीन मलिक को जेल की सजा हुई है। अब देखिए, यासीन मलिक को जेल क्यों हुआ? क्या ये भारत के खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रहा था उसके कारण जेल हुआ है, या इन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई है? तो इसका ये आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है कि एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मैं डिस्कस करूंगा एनआईए के बारे में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोर्ट के समक्ष कई सारे दस्तावेज रखे हैं, कई सारे साक्ष्य रखे हैं। यासीन मलिक वो व्यक्ति था जिन्होंने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और उसके साथ 3 अन्य लोगों को खुद से गोली मारा था 1990 में। तो आप भारत के खिलाफ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको भारत के खिलाफ बोलेंगे तो आपको इस तरह की कैद हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगा या फांसी की सजा होगी, ऐसी नहीं है। लेकिन यह है कि आप किसी को जान से मार दीजिएगा और आप रहम की उम्मीद कीजिएगा, तो ये तो सही नहीं है बिल्कुल ना। इस व्यक्ति ने 4 लोगों को जो है मारा है। उसके बाद कितनी साजिशें की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। भारत के खिलाफ क्या क्या साजिश किया है, क्या क्या विदेशी फंडिंग लाया। इसकी वाइफ भी इनफैक्ट पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में जाकर इन्होंने शादी किया है या पाकिस्तान में हाफिज़ी से जाकर के ये मिला था, वो सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि 4 हमारे देश के वायुसेना के जवानों की इन्होंने हत्या की थी। तो इसलिए भी इन्हें जो है उम्र कैद की सजा हुई है। बाकी एनआईए इंपॉर्टेंट है, एनआईए के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। एनआईए मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए की स्थापना किया गया था 2008। आप सभी को याद होगा मुंबई टेरर अटैक हुआ था। तो मुंबई टेरर अटैक के बाद एनआईए की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किया गया था। बेसिकली आतंकवाद को लेकर के जो जांच होता है वो एनआईए करती है। कहीं भी कोई भी आतंकवाद के संबंधित जांच होगा वो एनआईए करेगी। एनआईए का स्पेशल कोर्ट होता है। एनआईए किसी को पकड़ता है, उस स्पेशल कोर्ट में जाकर के वो अब कन्विक्ट करवाता है उसे, और उसके बाद उस स्पेशल कोर्ट के डिसीजन को चुनौती दिया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसे चुनौती दिया जा सकता है। अभी भी यासीन मलिक चाहे तो इसको जा सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, राइट। 2019 में एनआईए में एक संशोधन किया गया था। 2019 में एनआईए में संशोधन करके कुछ अन्य अपराधों को भी एनआईए की सूची में डाल दिया गया था। तो पहले जो एनआईए का काम होता था सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को रोकने के लिए काम करना, या आतंकवाद की गतिविधि से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको एक्सेस करके उस पर कार्रवाई करना। अब इसमें कुछ अपराध को और जोड़ दिया गया। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत जो भी अपराध होगा उसको भी इसमें जोड़ दिया गया। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत जो अपराध होगा उसको भी जोड़ दिया गया। मानव तस्करी को भी इसमें जोड़ दिया गया है। जाली मुद्रा को जोड़ दिया गया है। प्रतिबंधित हथियार की बिक्री को जोड़ दिया गया है। साइबर आतंकवाद को जोड़ दिया गया है। और एक्सप्लोसिव एक्ट 1908 को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो इस तरह से एनआईए के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ एनआईए अब पूरे देश में जांच कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार भी एनआईए जांच कर सकती है। केंद्र सूचीबद्ध अपराध से सीधे निर्देश दे सकती है। और सूचीबद्ध अपराध हेतु दिल्ली में विशेष कोर्ट की स्थापना किया गया है और उसी विशेष कोर्ट में कन्विक्ट घोषित किया गया है यासीन मलिक को, राइट। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा।
और अगर आपने कश्मीरी फाइल मूवी देखा है तो उसमें भी इस सीन को दिखाया गया था कि किस तरह से यासीन मलिक ने 4 हमारे जो निहत्थे वायुसेना के अधिकारी थे जो एक जगह खड़े थे, निहत्था था बिल्कुल, उसको मार दिया था। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि कल जो है एक डिसीजन लिया गया है कैबिनेट की बैठक में कि हिंदुस्तान जिंक में पूरी तरह अपनी हिस्सेदारी सरकार बेच देगी। तो अभी हिंदुस्तान जिंक में जो हिस्सेदारी है केंद्र सरकार की वो 29.5%, लगभग 30% के आसपास है, और इसको अब पूरी तरह से बेच देगी भारत सरकार। इसके अलावा एक अनइम्पॉर्टेंट न्यूज है, ये तो प्रीलिम्स में पक्का पूछ सकता है कि कैप्टन अभिलाषा बराक सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। तो ये याद रख लीजिएगा, कैप्टन अभिलाषा बराक भारत की सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। देश में बढ़ रहे हैं वैश्विक स्तर पे खाद्य वस्तुओं के दाम। देखिए यहाँ पे इसको तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना, चूंकि गेहूं चर्चा में चल रहा है, तो भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारत ने गेहूं के निर्यात को पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया है। जो सरकारी स्तर है वहाँ पे खरीद अभी भी जारी रहेगी, यानी किसी सरकार को अगर भारत से गेहूँ चाहिए तो सरकारी स्तर पर सरकार से कंसल्ट कर सकती है, राइट। लेकिन प्राइवेट प्लेयर अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा है कि पहले का जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर भी चलेंगे। मान लीजिए पहले का ऑर्डर जो भी हमने ले लिया उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया, उस ऑर्डर का भी हम सम्मान करेंगे और जहाँ से जितना ऑर्डर लिए थे उसको उतना गेहूँ पहुँचाएंगे। साथ ही कोई भी सरकार अगर चाहे तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती है और उसे गेहूँ दिया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी जो मीटिंग चल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्तमान में मीटिंग चल रही है, उसमें भी गेहूँ का मुद्दा उठा और उसमें हमारे देश के माननीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि भारत की हिस्सेदारी गेहूं बाजार में, विश्व के गेहूं के बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज 0.7% है। सॉरी, विश्व के गेहूं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी महज 0.7% है। यानी विश्व के जो जितना भी गेहूं का निर्यात होता है उसमें 1% से भी कम भारत की भूमिका है, और 75% जो गेहूं का निर्यात करता है विश्व में उसमें है अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है। तो इन देशों को जो 75% गेहूं की निर्यात करता है विश्व में, उन देशों को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि आप गेहूं के निर्यात को बढ़ाइए? हम तो सिर्फ 1% से कम कर रहे हैं, हम बढ़ाकर भी क्या कर लेंगे, 2% कर लेंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अराइज हो रहा है। चुनाव आयोग का 2174 पंजीकृत राजनीतिक दलों पे शिकंजा, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मछली पालन के मसले पे भारत डब्ल्यूटीओ में समझौते के मूड में है। देखिए मछली पालन एक इम्पॉर्टेंट जो है खाद्यान्न का स्रोत है भारत के लिए भी, और चीन के लिए तो निश्चित तौर पे है। तो कुछ इशू इसमें मछली पालन को लेकर के कुछ इशू है, उसकी चर्चा मैं कभी फिर बाद में कर दूंगा। लेकिन डब्ल्यूटीओ में इस बार हो सकता है कि भारत समझौता कर ले मछली पालन को लेकर के। विश्व में सबसे अधिक मछली पालन करता है चीन, या विश्व में सबसे अधिक मछली का जो उत्पादन करता है वो चीन करता है, और सेकेंड नंबर पे भारत आता है। लेकिन दोनों के बीच में गैप देखिएगा तो वो गैप काफ़ी ज़्यादा है, राइट। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत ने अफ्रीका में कुल 70 अरब डॉलर का निवेश किया है, और जिसमें लगभग 12 अरब डॉलर जो है वहाँ पे किफ़ायती ऋण दिया है। तो निश्चित तौर पे भारत अफ्रीका में अच्छा काम कर रहा है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी बनाया गया था। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भारत और जापान दोनों मिलकर बनाए थे, और दोनों ने मिलकर ये कमिटमेंट किया था कि हम मिल करके अफ्रीका को डेवलप करेंगे। तो उसी के एक हिस्सा के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो हमने बनाया था उसी के तहत भारत ने 70 अरब डॉलर का निवेश किया है अफ्रीका में। नए सीडीएस के सेवानिवृत्त शीर्ष अफसरों की सूची मांगी। देखिए सीडीएस पद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरल
बिपिन रावत पहले देश के सीडीएस थे, लेकिन हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने के बाद ये पद खाली है। तो ऐसी कंडीशन में अब नए सीडीएस की नियुक्ति जल्द से जल्द हो, इसके लिए सरकार ने सूची मांगा। सीडीएस के लिए सबसे अधिक 1-2 पॉइंट याद रख लीजिएगा कि सीडीएस का आखिर है क्या। सीडीएस एक्चुअली है क्या कि हमारे यहाँ क्या होता है कि थल सेना है, जल सेना और वायु सेना, ये तीनों ही सेना को लीड कौन करते हैं? इस तीनों सेना के जो सर्वोच्च सेना प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन युद्ध के कंडीशन में ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमारे देश में जब कारगिल वार हुई थी, तो कारगिल वार के समय में इस बात का आवश्यकता महसूस हुई कि तीनों ही सेना में एक कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है जो तीनों सेना को कोऑर्डिनेट कर सके। तो बेसिकली सीडीएस का जो पद होता है वो तीनों सेना को कोऑर्डिनेट करता है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तीनों सेना को कोऑर्डिनेट कर सकता है, राइट। ये तीनों सेना के मध्य एक सामंजस्य बिठा सकता है, इसकी आवश्यकता हमें महसूस हुई थी कारगिल वार के दौरान। तो इसलिए कारगिल वार के बाद जो है हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा के सुब्रमण्यम समिति बनाया गया था, और इसी के सुब्रमण्यम समिति को ही कारगिल समीक्षा समिति भी कहते हैं। कारगिल समीक्षा समिति अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक सीडीएस होना चाहिए जो तीनों ही सेना को कोऑर्डिनेट करे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए जो तीनों सेना को कोऑर्डिनेट करने का काम करे। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वीं 10वीं के मुकाबले 30वीं 5वीं के बच्चे ज़्यादा तेज, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेशनल अचीवमेंट सर्वे का आयोजन किया गया है, उसी के तहत कुछ चर्चाएं इसमें किया गया है। देखिए, पूजा स्थल कानून काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूजा स्थल कानून चर्चा चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका ये दायर हुआ कि पूजा स्थल कानून 1991 को निरस्त कर दिया जाए। एटलीस्ट आपको जानकारी होना चाहिए कि पूजा स्थल कानून या प्लेसेस ऑफ वर्शिपमेंट एक्ट 1991 क्या है, उसका बेसिक प्रोविजन क्या है और किस तरह से वर्तमान में ये चर्चा बना हुआ। अगर ये पूरा पेज दिया हुआ यासिन मलिक को लेकर के, तो इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों से निकलेगा 4.69 किलोमीटर लंबी सुरंग। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अटल सुरंग के बारे में जिक्र है। 9.02 किलोमीटर की अटल सुरंग है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी था कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर। तो जब भी पेपर पढ़ते हैं तो इस तरह के न्यूज को भी जरूर देखा करें। अरावली में जो इसी तरह का टनल बन रहा है वो कितना है, 4.69 किलोमीटर का टनल अरावली में बन रहा है, राइट। सक्षम नेतृत्व और सुशासन के 8 साल। देखिए ये एडिटोरियल आप लोग खुद से पढ़िएगा, मेरे डिस्कशन के लिए लाइक कुछ इसमें है नहीं। मैं क्या डिस्कस करूँगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये आप लोग खुद से पढ़िए। ये एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, देखिए इसमें राजनीतिक पर्सपेक्टिव कुछ ज़्यादा है, और राजनीतिक पर्सपेक्टिव जब भी किसी न्यूज़ में होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, लेकिन ये तो इम्पॉर्टेंट है ना कि पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या क्या किया गया। कुछ जो बड़े बड़े स्टेप है उसके एटलीस्ट जानकारी होना चाहिए। जैसे जनधन योजना की शुरुआत किया गया था 2014 में, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 2015 में, स्टार्टअप योजना की शुरुआत किया गया था, स्टैंड अप योजना की शुरुआत किया गया था। तो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट योजना है जिसकी शुरुआत किया गया था उसके बारे में बेसिकली आपको जानकारी होनी चाहिए, समग्र रूप से आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसको एक बार आप लोग खुद से पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। अच्छा न्यूज़ है, देश में जैसे 22 नए एम्स की शुरुआत भी किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। हाँ, ये मैं डिस्कस कर दूंगा। मुस्लिमों के हित में है समान संहिता। समान नागरिक संहिता का प्रोविजन भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में किया गया। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया। जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय में एक व्यापक बहस हुआ था और कुछ लोग इसके पक्ष में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में थे कि इसे लागू कर दिया जाए, लेकिन कई सारे लोग इसके विपक्ष में थे। तो फाइनली हमारे देश के जितने भी संविधान निर्माताओं ने उन्होंने सोचा कि हम इसको भविष्य पे छोड़ देते हैं, कि भविष्य में जब जनता जागरूक होगी, भविष्य में जब लोग पढ़ेंगे तो वैसे कंडीशन में वो समान नागरिक संहिता की बात करेंगे और लागू करेंगे।
लेकिन अफसोस की बात है कि 75 ईयर्स होने के बाद भी आज भी इस पे बहस हो रही है। तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। मैं कुछ समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आपके सामने में रख दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग डिसीजन लेके क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं लास्ट में बता दूंगा। देखिए, वर्तमान में चर्चा में क्यों है? वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में नई सरकार आ चुकी है, और सरकार आने से पूर्व जब उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था उस समय में कमिटमेंट किया गया था बीजेपी के द्वारा कि अगर उनकी सत्ता आती है, उनकी सरकार आती है, तो ऐसे कंडीशन में समान नागरिक संहिता को हम लागू करेंगे। समान नागरिक संहिता को लागू करने के कदम दिशा में एक कदम उन्होंने ये उठाया है कि एक कमेटी का गठित किया है, और वो कमेटी डिसाइड कर रही है कि किस तरह से समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। सब देखिए, हमारे देश में कानून सबके लिए एक है, लेकिन कुछ कानून ऐसा है जो हर एक कम्युनिटी के लिए अलग अलग है, हर एक धार्मिक संप्रदाय के लोगों के लिए अलग अलग है। मसलन उत्तराधिकार कानून, विवाह कानून, तलाक कानून, बच्चों के संरक्षण कानून, गुजारा भत्ता कानून, संरक्षण कानून, ये हर एक धार्मिक संप्रदाय के लिए अलग अलग है। अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो ऐसे कंडीशन में ये कानून भी सबके लिए सेम होगा। जैसे मुस्लिम में क्या है कि एक पुरुष जो है 4 महिलाओं से शादी कर सकते हैं, हिंदू में ऐसा नहीं है, ईसाई में ऐसा नहीं है, क्रिश्चियन में ऐसा नहीं है, राइट। तो इसलिए अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो उसका मतलब ये होगा कि मुस्लिम जो पुरुष हैं वो भी एक ही महिला से शादी कर पाएंगे। तो इस तरह का कई सारा प्रोविजन जो है सभी धर्म में सेम हो जाएगा। अब देखिए, इसके क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्यों हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लागू होना चाहिए। पहला रीजन आप देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता, इनफैक्ट पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था भारत के संविधान की प्रस्तावना में। तो पंथ निरपेक्षता को हमें साकार करने के लिए भी हमें समान नागरिक संहिता को जोड़ा जाना चाहिए या समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणा विधित है, रूल ऑफ लॉ हमारे देश में है। तो रूल ऑफ लॉ है, तो इस रूल ऑफ लॉ को जस्टिफाई करने के लिए भी हमें समान नागरिक संहिता की जरूरत है। सामाजिक संस्कृति के सम्मान के नाम पे किसी वर्ग की राजनीतिक समानता का हनन नहीं किया जा सकता, राइट। महिलाओं के हुकूक का जो है इस तरह से जो हनन हो रहा है वो हनन नहीं किया जा सकता। जैसे पहले याद कीजिए आप कि 3 बार तलाक लोग लिख के व्हाट्सएप पे लिख के भेज देता था और वो तलाक हो जाता था। और तलाक होने के बाद मुस्लिम महिलाओं की जो है जो पति है उसकी पैतृक संपत्ति भी उसका अधिकार नहीं होता था। तो आज भी इस तरह का कानून नहीं है मुस्लिम महिलाओं के लिए। तो इसलिए इस अगर आप एडिटोरियल को पढ़िएगा तो इसने चर्चा किया कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मान लीजिए एक महिला को तलाक दे दिया उसके हस्बैंड ने, तो ऐसे कंडीशन में वो अपना गुजारा भत्ता कैसे करेगा? अगर जो तलाक दिया है पति, उसके संपत्ति का आधा हिस्सा दे दीजिए उस महिला को, वो अपने गुजारा भत्ता का हिस्सा कर लेगी। लेकिन उसकी संपत्ति में अगर कुछ भी अधिकार नहीं है तो फिर वो अपना गुजारा भत्ता कैसे करेगी? तो ये भी प्रश्न उठता है। अगर समान नागरिक संहिता लागू होगा तो ये सब चीजें की समस्या का समाधान हो जाएगा। धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए और विधि के समक्ष समता की अवधारणा के तहत सभी के लिए समानता का व्यवहार करना चाहिए। वैश्विक वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए भी हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पे समान अधिकार, मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णय में समाज में समता का उल्लेख करने का प्रयास किया है। उसके बाद आर्टिकल 44 पे बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था कि धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक क्षेत्र क्यों दिया जाए कि वो संपूर्ण जीवन पे कब्जा कर ले और विधायकों को इसमें हस्तक्षेप करने से रोकें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते थे। वर्तमान में महिला अपराध की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी कहीं न कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड आवश्यक है। और गोवा में आप देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, पहले से लागू है, आज भी लागू है। तो क्या इस कोई इशू आया है गोवा में? क्या गोवा में आप किसी तरह का इशू सुने हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो देश में कहीं भी
किसी भी राज्य में किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। गोवा इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। तो ये सब जो पॉजिटिव पॉइंट मैंने बताया कि क्यों देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अब क्यों लागू नहीं होना चाहिए इस पर भी बात करते हैं। सामाजिक संस्कृति की विशेषता को भी वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि समाज में विभिन्न धर्म के असंतुष्ट होने पे अशांति बन सकती है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल लोग लागू करेंगे तो हमारे देश को कहा जाता है विविधता में एकता। तो हमारे देश में कई सारी विविधता है, उस विविधता को बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करें। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हैं तो हो सकता है कुछ धर्म के लोग असंतुष्ट हो जाएं, उनकी असंतुष्टि से बचने के लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करें। भारत जैसे विविधता वाले देश में यह सही नहीं है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा किसी सामाजिक या व्यक्तिगत अधिकार के मुद्दे से हटकर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1985 में शाहबानो का एक केस हुआ था और शाहबानो के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह दुखद होकर रह गया। आर्टिकल 44 का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ, यह दुखद होकर रह गया। लेकिन उसी समय में आप देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन को पलटने के लिए सरकार कानून लेकर आए, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार पर तत्कालीन रूप से राजनीतिक दबाव था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन को उन्होंने पलट दिया। तो ये मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बन गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित अवधारणा समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। तो आर्टिकल 25 में कहता है कि कोई व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। तो ऐसी कंडीशन में धर्म और आस्था कुछ भी मान सकता है, इसका भी उल्लंघन हो सकता है अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें तो ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मैंने चर्चा किया है। बाकी शाहबानो केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 44 मृत होकर रह गई है। सायरा बानो का केस हुआ था 2017 में, उसमें भी इसी तरह की कुछ टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। और याद कीजिए उसी सायरा बानो के केस में ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया गया था और सरकार को बोला गया था कि आप ट्रिपल तलाक के लिए स्पेशल कानून बनाइए। इसके अलावा विधि आयोग ने भी 2016 में अपनी रिकमेंडेशन में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए या इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए मेरा क्या मत है। मेरा मत यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सरकार एक प्रारूप तैयार करे, उस प्रारूप को जनता के सामने में रखें, उस प्रारूप पे जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उस धार्मिक संप्रदाय के भावनाओं का ध्यान रखा जाए। जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उस सभी धार्मिक संप्रदाय के जो भी इशू है उस इशू को सॉल्व किया जाए और सॉल्व होने के बाद इसको लागू किया जा सकता है। जब समाज में किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो फिर उसको लागू करने में क्या दिक्कत है। तो उसके लिए आवश्यक है कि एक आप प्रारूप तैयार कीजिए, एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए और ड्राफ्ट को पेश कीजिए। आप लोगों के सामने रखिए कि ये हमारा ड्राफ्ट है, आप इसमें क्या संशोधन करना चाहते हैं आप सुझाव दीजिए। बाकी आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा जरूर। क्यों आती है असम में बाढ़? बिहार में भी बाढ़ आती है, असम में भी बाढ़ आता है। बाढ़ का सबसे बड़ा एक रीजन तो यह है कि सिल्ट गाद जमा हो जाता है। देखिए अगर ब्रह्मपुत्रा नदी को आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा नदी काफ़ी ऊंचाई, तिब्बत काफ़ी ऊंचा है, वहाँ से निकलती है। मान लीजिए ये लगभग 5000 मीटर के आसपास है, 5 किलोमीटर ऊपर से निकलता है। सिक्किम असम आइए, असम बहुत नीचे है, मान लीजिए ये 500 मीटर ही ऊपर है समुद्र से। तो जो 5000 किलोमीटर ऊपर से नदी निकलता है और ये जो है प्रवेश करता है 500 मीटर के रेंज में, ठीक है। तो सोचिए कितनी ऊंचाई से ऊपर से आ रहा है और कितनी नीचाई, नीचे में जो नीचाई है जहाँ पे मैदान में प्रवेश करती है वहाँ पे प्रवेश कर रहा है ये। तो ऊपर वाला जितना भी गाद होगा वो तो लेकर आएगा ना। तो गाद भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बाढ़ आने का। इसके अलावा असम में टोटल 35 ब्रह्मपुत्रा की 35 सहायक नदियाँ और असम में काफ़ी नदियाँ बहती है, बराक नदी और खास करके ब्रह्मपुत्रा नदी, इस दोनों नदी से असम में बाढ़ आता है प्रत्येक वर्ष, लगभग प्रत्येक वर्ष। अगेन इस एडिटोरियल को आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ है और पॉलिटिकल न्यूज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होता। केंद्र सरकार के फैसलों से घरेलू जिन्स में नरमी,
एक बार देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो दिख नहीं रहा है, एक बार देख सकते हैं। देखिए गेहूं के निर्यात को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पेज पे कि भारत की हिस्सेदारी गेहूं के निर्यात में 1% से भी कम है। तो ऐसे कंडीशन में भारत पे जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है कि आप गेहूं के निर्यात को जारी रखिए, तो जारी रख के भी क्या कर लेगा। तो निश्चित तौर पे इसको आप लोग कोट कर सकते हैं, हमारे देश के माननीय वाणिज्य मंत्री को कोट कर सकते हैं कि गेहूं के निर्यात में वैश्विक हिस्सेदारी भारत की 1% से भी कम है। मिट्टी को बचाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नेता जुड़े। देखिए यहाँ पे सदगुरु जी हैं, ये मिट्टी बचाने का मूवमेंट पूरे देश भर में चालू कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे भी इन्हें बुलाया गया था और वहाँ पे भी मिट्टी बचाओ मूवमेंट में ये अपनी तथ्य रखें। आज नहीं कल तो भारत के साथ रिश्ते समान होंगे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। श्रीलंका पीएम विक्रम सिंघे को वित्त मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा। देखिए श्रीलंका के वर्तमान के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं गोटबाया राजपक्षे, ये हैं, और वर्तमान प्रधानमंत्री जो है रानिल विक्रमसिंघे हैं, जिसे वर्तमान में वित्त मंत्रालय का भी पदभार दिया गया है, ताकि श्रीलंका में जो भी क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उसको दूर करने के आवश्यक कदम उठाया जा सके। चलिए इतना ही न्यूज़ था जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लौटता हूँ क्वेश्चन पे। विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो वो भारत है। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। गेहूं में भारत का कोई पोजीशन नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ। गेहूं के निर्यात में भारत का कहीं कोई पोजीशन नहीं है। 1% से भी कम गेहूं निर्यात करता है भारत, लेकिन चावल का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।